हेलो दोस्तों। बड़े अफसोस की बात है कि ज्यादातर लोग निवेश से डरते हैं या इन्वेस्टमेंट से डरे हुए, चाहे वो शेयर मार्केट हो, बैंक हो या एनबीएफसी हो। पर यही एकमात्र विश्वसनीय तरीका है जिससे आप पैसिव इनकम लाइफ टाइम बना सकते हैं। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, पैसिव इनकम। इसको सरल शब्दों में समझने का तरीका यह है कि अगर आप सोते रहें तब भी पैसा आपके लिए काम करता रहे। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट तो बहुत ही सरल है, पर हम अपनी इग्नोरेंस के कारण इसे कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। यह जानते हुए कि म्यूचुअल फंड ज्यादा रिटर्न देता है, फिर भी हम इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी, गोल्ड, एफडी में ही इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं। फिर बाद में सही समय पर सही निर्णय लेने का हमें अफसोस रहता है। काश मैंने सही समय पर अपने पैसों पर नियंत्रण में लिया होता। या आत्मग्लानि हमें कब होती है, हम वो कौन 5 सी गलतियां करते हैं, यह जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहें। मैं मृगांक गुप्ता आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक को बटन को प्रेस करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे मेरे चैनल की अपडेट सबसे पहले आपको मिलती रहे। We build asset that don't work for us and accept income that are inadequate। दोस्तों, मैं बहुत से लोगों से मिलता हूं, उन लोगों की अधिकांशता आत्मग्लानि यही रहती है कि जिंदगी भर उन्होंने जो भी परिसंपत्तियां बनाई, जो भी एसेट क्रिएट किया, जो भी निवेश किया, वो अब उनके काम नहीं आ रही है। वो काम क्यों नहीं आ रही दोस्तों? क्योंकि उस इनकम कम आ रही है। इनकम क्यों कम आ रही है? क्योंकि वो इन्फ्लेशन को भी नहीं बीट कर रही है। कई लोग तो ये भी कहते हैं कि जिस प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराने जाता हूं, उसका जो ओपीडी एक्सपेंस होता है हर साल जो जिस परसेंट के हिसाब से बढ़ता है, उस परसेंट के हिसाब से मेरी एसेट भी इनकम नहीं जनरेट कर पा रही है। वो कौन से आइडियाज थे, वे कौन से विचार थे, वे कौन सी संकल्पनाएं थी, वे कौन से बिलीफ थे जो हम नहीं कर सके? व्हाट वेयर दोज आइडियाज, व्हाट वेयर दोज प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट्स दैट वी मिस्ड। दोस्तों, काश मैंने भी सही समय पर अपने पैसे पर नियंत्रण लिया होता तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता, आज मैं अफसोस नहीं करना पड़ता। इससे पहले कि मैं आपको 5 सरल तरीके बताऊं, आइए हम देखते हैं कि मनी की वर्तमान समय में प्रासंगिकता क्या है। मनी की प्रासंगिकता के बारे में बात करने जा रहा हूं, ये मेरे पिछले 10 साल के अनुभव के आधार पर है। आइए हम पहली प्रासंगिकता की तरफ चलते हैं, वो हमारी फैमिली है। फैमिली हमें क्या सिखाती है? फैमिली हमें सिखा रही है कि आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करो, इंश्योरेंस में करो, एफडी में करो, गोल्ड में करो। आइए हम स्कूल की तरफ चलते हैं। स्कूल हमें क्या सिखा रहा है? स्कूल हमें सिखा रहा है कि अर्थमेटिक कैलकुलेशन करना, 1 + 1 = 2। और जब हम जॉब करने जाते हैं तो वहां एम्प्लॉयर क्या कहता है, वो हमको स्प्रेडशीट दे देता है, कहता है कि आप इसमें डेटा डालो, आपको रिजल्ट ऑटोमेटिक मिल जाएगा, आपको कुछ भी नहीं करना। हमको कोई निवेश तो सिखा ही नहीं रहा है। दूसरा जो प्रासंगिकता है मनी की, वो है इन्वेस्टमेंट व्हीकल वर्क कैसे करता है। चाहे वो एफडी हो, चाहे आरडी हो, चाहे सेविंग अकाउंट हो, एफडी हो, म्यूचुअल फंड हो, लाइफ इंश्योरेंस हो, कोई भी। दोस्तों, मुझे बड़ी हैरानी होती है जब मैं लोगों से मिलता हूं कि आप क्या जानते हैं कि रिकरिंग डिपॉजिट पे इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। मैं लोगों से पूछता हूं कि आपने मान लीजिए 1 साल की आपने आरडी बनाई, आपको जो 12वें महीने में जो आपने इन्वेस्टमेंट किया, जो आपकी इंस्टॉलमेंट गई, उस पर आपको 12 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा कि 1 महीने का मिलेगा? बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं। अधिकांश लोग जवाब देते हैं कि नहीं, हमें पूरे 12 महीने पे उस पर मिलेगा, जबकि हकीकत यह है अगर आपने आखिरी महीने में की 1 तारीख को की तो आपको केवल 30 दिन का इंटरेस्ट मिलेगा। तीसरी प्रासंगिकता क्या है दोस्तों, कि हम अपनी लाइफ में इतने बिजी हो जाते हैं, इतना हम टेंशन में हो जाते हैं, इतना करियर में हमें 8 घंटे काम करना रहता है, लेकिन हम 12, 13, 14, 15 घंटे काम करते रहते हैं। हम उस तरफ सोच भी नहीं पाते। या हमारी लाइफ में चेंजेस आते रहते हैं, कभी हम फादर बन जाते हैं, कभी पेरेंटहुड में स्टेज में चले जाते हैं, घर में या कोई बीमार हो जाता है, या किसी की डेथ हो जाती है, या हम जॉब चेंज करने के समय हम मतलब लाइफ कोई ना कोई चेंजेस लाइफ में आते रहते हैं जिससे हम गुजरते हैं। जब लाइफ में चेंजेस आते हैं तो जाहिर सी बात है हमको भी तनाव होता है तो हम ले नहीं पाते। अगला ये चौथे जो प्रासंगिकता है वो डेट मैनेजमेंट की है।
हम जब अपने करियर शुरुआत करते हैं तो लिक्विडिटी क्राइसिस होती है, उसके कारण हम लोग लोन लेते हैं। जब लोन लेते हैं तो क्या होता है, हमको तनाव होता है, फिर रिस्क भी रहता है, क्योंकि हम कैसे उसको पूरा करेंगे। तो ये भी एक चैलेंज है जहां हम अपने नहीं ले पाते, हम सही निर्णय नहीं ले पाते हैं। दोस्तों आइए हम मनी के बारे में बात करते हैं। अधिकांश लोग तो मनी के बारे में बात ही नहीं करते, उनको क्या मालूम है, उनको एक्टिव मनी के मालूम है। मैं उनसे पूछता हूं कि पैसे मनी भी होती है, आपने क्या ऐसी जगह निवेश किया है जहां आप सोते रहे भी आप पैसा बना सकते हैं, तो लोग मुझे सन्न हो जाते हैं। उनके चेहरे पर एक आश्चर्यजनक शून्य क्वेश्चन मार्क उभरता है, अरे क्या पूछ रहे हैं। तो मैं उनको बताता हूं, एक्टिव मनी जहां टाइम एफर्ट दोनों लग रहा है। जब आप सो रहे हैं तो वहां आपका कुछ भी नहीं है, ना आपका वहां टाइम लग रहा है ना एफर्ट लग रहा है, फिर भी आपके लिए पैसा बना रहा है। तो छठवां कारण है वो हमारा फाइनेंस वर्ल्ड में रूल्स और रेगुलेशन बड़ी तेजी से चेंज हो जाते हैं। आइए इसको हम 2 एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। अभी जुलाई 2020 से म्यूचुअल फंड में जो भी इन्वेस्टमेंट करेगा उसको 0.005% का स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ेगी। दूसरा जो रीजन है, हम यही नहीं समझ पाते, कोरोना क्राइसिस आई, उस पे आरबीआई ने 2 टर्म यूज किया था, एक लोन मोरेटोरियम और लोन रिस्ट्रक्चरिंग, जो अभी 1 हफ्ते पहले आया है। हम यही नहीं समझते। अधिकांश लोग मुझसे पूछते हैं कि लोन मोरेटोरियम क्या मुझे ईएमआई नहीं देनी है, या लोन रिस्ट्रक्चरिंग क्या होती है, आप मुझे बताइए। तो मैं उनको ये बताता हूं कि लोन मोरेटोरियम में क्या होता है, सिर्फ आपकी जो तब मोरेटोरियम है तब तक आपको ईएमआई नहीं देनी, लेकिन जो आपकी ईएमआई ड्यू है उस पर भी ब्याज लगेगा, उसको भी आपकी जैसे ईएमआई शुरू होगी आपको उसको देना है। आपकी वो लाइबिलिटी है, आप सिर्फ डिफर कर रहे हैं, ऐसा नहीं, आप फ्री नहीं हुए, आपके लिए वेव ऑफ नहीं हुई है, आपके लिए वो सब डिफरमेंट है। रिस्ट्रक्चरिंग क्या होती है, लोन की रिस्ट्रक्चरिंग, इसमें देख कोरोना क्राइसिस के कारण इसको एग्जांपल से समझते हैं। लाइक अगर हमारी इनकम कम हो गई है, या जॉब चली गई है, या कोई दिक्कत आई है, तो बैंक के डिसीजन, बैंक का पूरा निर्णय है, बैंक का पूरा विवेकाधिकार है कि वो कैसे करेगा। वो या तो आपकी ईएमआई कम कर सकता है, या आपका टेन्योर बढ़ा देगा, या आपको केवल अलाउ कर सकता है एक्सेप्शनल बेस पे कि आप केवल इंटरेस्ट पे करिए, या आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम या ज्यादा कर सकता है। इवन दोस्तों आपको मालूम है, इवन आप भी अपना होम लोन पे, अगर आपके पास होम लोन है तो आपको अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को कुछ पेमेंट करते हुए आप अपना कम करा सकते हैं। अब रिस्ट्रक्चरिंग किसके लिए उपयुक्त है, जिसको फाइनेंशियल क्राइसिस है, जिसको दिक्कत आ रही है, जो वित्तीय समस्याओं से जूझ रहे हैं, उनके लिए लोन रिस्ट्रक्चरिंग बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ही मददगार है। अंतिम और 7वां धन की प्रासंगिकता के संदर्भ में हमको सोचना होगा, क्या हम सीरियस है अपने गोल के लिए, क्या जो भी हम निवेश कर रहे हैं, या जो भी हमने कोई विजन बनाया है कि नहीं बनाया, या क्या करना है, ये हमको देखना है। आइए दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत में जो मैंने 5 सरल उपाय की बात की थी, उसमें से पहला सरल उपाय है जोखिम और अनिश्चितता को समझना। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। दोस्तों अधिकांश लोग इसमें बहुत कंफ्यूज्ड हैं, दोनों का उपयोग एक साथ करते हैं, जैसे सिनोनिमस रूप में करते हैं, जबकि वास्तव में इसमें काफी अंतर है। और जब तक हम इसको नहीं समझेंगे तब तक हम अपने पैसे पर कभी भी पूर्ण नियंत्रण नहीं प्राप्त कर सकते हैं। रिस्क की डेफिनेशन क्या होती है दोस्तों, ये होती है कि पिछले अनुभवों के आधार, संभावनाओं के अनुरूप जब हम कोई निर्णय करते हैं तो वो रिस्क होता है। अब नुकसान, संभावना इसमें क्या नुकसान की है, नुकसान ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। अनसर्टेनिटी क्या होती है, या लगती तो रिस्क की तरह है, या लगती तो जोखिम की तरह है, पर इसमें सर्टेनिटी का अभाव होता है, इसमें निश्चितता का अभाव होता है। अगर घटना अनिश्चित है तो परिणाम भी अनिश्चित होगा। आइए इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। ट्रेन पर लटक कर यात्रा करना एक रिस्क है। ये जानते हुए कि हमारी डेथ हो सकती है, या जानते हुए कि हमारी हड्डी टूट सकती है, या जानते हुए कि मैं अपंग हो सकता हूं, लेकिन चूंकि हमारा पिछला एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, हमें कोई दुर्घटना नहीं हुई, हम ट्रेन में लटक के यात्रा कर लेते हैं। लेकिन वही ट्रेन स्टेशन पे क्यों लेट से पहुंच रही है, वो क्या कारण है, उसके प्लेटफॉर्म खाली नहीं है, कोई एक्सीडेंट हुआ है, कोहरा है, या सिग्नल नहीं मिला, ये n नंबर ऑफ रीजन जिसके कारण ट्रेन लेट हो रही है, जिसकी कोई अनिश्चितता है, जिसका कोई हमको अनुमान ही नहीं लगा सकते, ये अनसर्टेनिटी है। आइए इसको हम थोड़ा अपनी रियल लाइफ में समझते हैं, दोनों में क्या अंतर होता है। आइए पहला जो एग्जाम्पल होता है वो परचेज ऑफ बास्केट्स का है। दोस्तों
हमने देखा है कि आरबीआई WPI के बेसिस पे इन्फ्लेशन के डेटा रिलीज करती है, लेकिन उसी प्रकार जैसे उसमें कुछ बास्केट्स होते हैं, अलग अलग उसमें जो वस्तुएं होती है उसके अलग अलग मूल्य होते हैं, उनका एक औसत निकाल के, एवरेज निकाल के हम वो WPI इन्फ्लेशन निकलता है। उसी प्रकार हम जो भी खर्च करते हैं, चाहे हम सर्विस ले रहे हैं, चाहे कपड़े खरीद रहे हैं, चाहे जो कर रहे हैं, उसमें हम हमारा एक परचेज ऑफ बास्केट से हम इसको समझ सकते हैं ऐसे कि हम सिंगल थिएटर में मूवी देखने जा रहे हैं कि मल्टीप्लेक्स में जा रहे हैं। जाहिर सी बात, अगर सिंगल थिएटर में जाएंगे मूवी देखने तो आपकी कॉस्टिंग कम आएगी, मल्टीप्लेक्स में जाएंगे तो आपकी कॉस्टिंग ज्यादा आएगी। एक्सपीरियंस की मैं बात यहाँ नहीं कर रहा हूँ, परचेज ऑफ बास्केट सबका अलग होता है। ये हमारी उस पर डिपेंड है, हम अपने बच्चे को कहाँ पे पढ़ाना चाहते हैं। हम अपने बच्चे को प्राइवेट सेक्टर स्कूल में बहुत अच्छे पढ़ा रहे हैं या थोड़ा मीडियम लेवल पे पढ़ा रहे हैं, कहाँ पढ़ा रहे हैं, हम कौन से ब्रांड के कपड़े पहन रहे हैं, ये एक परचेज ऑफ बास्केट है, ये हमारा डिसाइड करेगा कहाँ। अगला कारण दोस्तों, स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे और चिकित्सा लागत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। इसके लिए जब मैं अधिकांश लोगों से पूछता हूँ कि आपके लिए क्या है, रिस्क है कि अनसर्टेनिटी है, तो अधिकांश लोग कहते हैं रिस्क है। मैंने कहा रिस्क कैसे है, अगर आप इमेजिन करिए अगर आपका एक्सीडेंट हो गया तो आपके पास कितना खर्चा है, इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। कहते हैं हाँ ना, है ना, मेरे पास इंश्योरेंस है, या चाहे वो एम्प्लॉयर ने दिया हो, चाहे उन्होंने मेडिक्लेम खरीद के रखा हो, चूंकि वो अनसर्टेनिटी रिस्क मेडिक्लेम लिया हुआ है, इसलिए वो अनसर्टेनिटी जो अनिश्चितता है वो रिस्क में बदल जाती है। तो ये भी हमको बहुत समझना होगा कि अगर हमने मेडिक्लेम नहीं लिया हुआ है तो हमारे लिए वो अनसर्टेनिटी है, क्योंकि हमारे कितना जेब को खाली करेगी, हमारे कितने बैंक बैलेंस को जीरो करेगी, हमें सहयोग पड़ोसियों से या रिश्तेदारों से या बैंक से कर्ज लेना पड़ेगा, हमको नहीं मालूम है। अगला कारण दोस्तों लॉन्गेविटी एंड स्वास्थ्य की है। दोस्तों हम एक हमारी पीढ़ी ऐसे रिटायर होने जा रही है अगले 20-30 साल में जिसके पास कोई पेंशनेबल जॉब नहीं है, और उस समय आपके पास दो चैलेंज होंगे। एक आपको हेल्थ मैनेज करना है, दूसरा आपको डेली बेसिस पे जो आपके एक्सपेंसेस हैं जीने खाने के लिए वो भी आपको देखना है। ये रिस्क है कि अनसर्टेनिटी है, ये आपको देखना है। एक्चुअली ये रिस्क है क्योंकि हमारे परसेप्शन पे डिपेंड करेगा। अगला कारण दोस्तों, अगर आप प्लान कर रहे हैं छुट्टी पे विदेश जाने की या अपने बच्चों को विदेशी शिक्षा दिलवाना चाहते हैं तो क्या है, रिस्क है। वाकई ये रिस्क है, ये करेंसी रिस्क है। करेंसी रिस्क क्यों है, क्योंकि अगर आप US ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो आपको जो पेमेंट करना है वो डॉलर में करना है। दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है जब भूकंप आती है तो अर्थक्वेक इंश्योरेंस की डिमांड बढ़ जाती है, जब बाढ़ आती है तो फ्लड इंश्योरेंस की डिमांड बढ़ जाती है, जब अभी कोरोना आया तो कोरोना कवच, कोरोना लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस की इतनी डिमांड बढ़ गई, लोग सोच ही नहीं पाते। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अनसर्टेनिटी के कारण होता है या रिस्क के कारण नहीं होता है। अंत में दोस्तों आइए समझते हैं कि निवेश से संबंधित आप सभी ने कभी न कभी जिंदगी में शेयर मार्केट में, चाहे वो डायरेक्ट हो या म्यूचुअल फंड हो, आपने इन्वेस्टमेंट किया होगा। ऐसा क्यों होता है कि जब मार्केट गिरती है तो हम घबराते हैं, जब मार्केट ऊपर जाती है तो हम ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, और जब हमें लॉस होता है, हमें नुकसान होता है, तब मार्केट से भाग जाते हैं। ये हमारा रिस्क होता है, ये हमारा बिहेवियरल रिस्क होता है। हमको जोखिम तो समझना है, लेकिन जोखिम का को सबसे अच्छा प्रकार है उसको भी समझना है। दोस्तों याद रखना है, चूंकि हम अनिश्चितता को नहीं नियंत्रित कर सकते, चूंकि हम अनसर्टेनिटी हमारे कंट्रोल में नहीं है, इसलिए हम उसके लिए इंश्योरेंस लेते हैं। लेकिन जो जोखिम होता है, चूंकि हमारा वो रिस्क, हमारा परसेप्शन, पॉसिबिलिटी एक डिफरेंट में होती है, इसलिए हम जोखिम का कोई भी इंश्योरेंस नहीं होता। निवेश के संदर्भ में दोस्तों मैं यही बात कहना चाहता हूँ कि जोखिम के दौरान आप कभी भी पैसा नहीं बना सकते जब तक अनिश्चितता नहीं आएगी। जितनी ज्यादा अनिश्चितता होगी उतनी ज्यादा आप पैसा बना सकते हैं। 5 सरल उपाय में से जो दूसरा सरल उपाय है वो कंफर्मेशन बायस है, पुष्टि पूर्वग्रह है। दोस्तों चाहे हमारे राजनीतिक विचार हो, धार्मिक विचार हो या निवेश का निर्णय हो, यह प्रभावित करता है। हाँ दोस्तों ये प्रभावित करता है। पहले उससे समझने ये कैसे प्रभावित करता है, आइए समझते हैं ये होता क्या है। कंफर्मेशन बायस हमें कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर हमारे सोचने और समझने से रोकता है।
हम उस सारी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन को इग्नोर कर देते हैं जो हमारे विश्वास की पुष्टि नहीं करता है, और हम इरेशनल डिसीजन ले लेते हैं। इसको आइए एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। मैं एक पार्टी में जाता हूं, हम एक पार्टी में जाते हैं, वहां एक हमारा दोस्त कान में आके फुसफुसाता है कि मैं तुम्हें स्टॉक का बता रहा हूं, एक म्यूचुअल फंड बता रहा हूं, अगर इसमें करोगे तो बहुत ज्यादा पैसे बनाओगे। हम जैसे ये सुनते हैं हम बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं, हम सोचते ओह मैं भी घर चलूंगा, मैं भी घर चल के गूगल करूंगा, गूगल बाबा पे देखूंगा रिसर्च करके इस पे इन्वेस्टमेंट करूंगा। घर हम आते हैं, पार्टी खत्म होती है, घर पे आते हैं हम लैपटॉप ओपन करते हैं, फटाफट नेट से कनेक्ट करते हैं, गूगल पे उस स्टॉक का नाम डाल देते हैं या उस म्यूचुअल फंड का नाम डाल देते हैं। फिर हम क्या देखते हैं, लेकिन उस बीच में क्या होता है, बहुत सी ऐसी इंफॉर्मेशन भी आती है कि आपको इस पे नहीं करना, आपको स्टॉक आपके लिए सही नहीं है, इसमें ये दिक्कत है, लेकिन हम चूंकि उसको इग्नोर कर देते हैं क्योंकि मेरे दोस्त ने मेरे कान में फुसफुसाया है, हमें हार्ट टिप दी है, इसलिए हम अपने इग्नोरेंस के कारण, अपने विश्वास के चूंकि हमारी इंफॉर्मेशन की पुष्टि नहीं हो रही है, इसलिए हम वही इंफॉर्मेशन देखते हैं और इस सूचना को इग्नोर कर देते हैं, वही इंफॉर्मेशन देखना चाहते हैं जो हमें ज्यादा रिटर्न देती, वही इंफॉर्मेशन खोजते हैं। यही सोचकर अगले दिन हम सो जाते हैं, फिर अगले दिन सुबह उठते हैं, सोचते ओहो मैंने कितना अच्छा R&D की थी, मैंने कितनी मेहनत की थी, और आप फटाफट अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। पुष्टिकरण बायस इंफॉर्मेशन, जो पुष्टिकरण बायस क्या होता है, उसमें पुष्टिकरण इंफॉर्मेशन को हम बहुत सीरियस लेते हैं और जो उसकी पुष्टि नहीं करता उसको हम एज ए डाउट की तरह देखते हैं, संदेह की दृष्टि से देखते हैं। इसको कैसे हम दूर कर सकते हैं? इसको सबसे अच्छा दूर करने का तरीका है कि पहले आप अपने को समय दीजिए। ये मानिए कि ये प्रभावित करता है, कंफर्मेशन बायस हमें इम्पैक्ट करता है। अपने को समय दीजिए, रिसर्च करिए, अपने दोस्तों से पूछिए, फाइनेंशियल कोच की मदद लीजिए, किसी से बात करिए और थोड़ा उसको डिले कर दीजिए। जैसे आप इसको थोड़ा डिले करेंगे, आपको टाइम मिलेगा रिसर्च करने से, आप प्लस माइनस दोनों चीजें सोचेंगे, उसके करेंगे तो आप इसको थोड़ा बहुत कम, ये कुछ तरीके मैंने बताए जिससे आप पूर्वाग्रह जोखिम को, कंफर्मेशन बायस को कम कर सकते हैं और आप अपने पैसे पर आसानी से नियंत्रण कर सकते हैं। दोस्तों, जो तीसरी सरल तरीका है वो फाइनेंशियल लिटरेसी का है। वित्तीय साक्षरता एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे हमें कम उम्र में सीखना शुरू करना चाहिए और इसे जीवन भर जारी रखना चाहिए। मतलब इसको हमको जीवन भर सीखना है। ये नहीं कि हमने एक बार पढ़ लिया, समझ लिया, हमने ट्रेनिंग ले ली, बस उसके बाद हमारा काम खत्म हो गया। हमको इसको जीवन भर सीखना है क्योंकि हमारे रूल्स रेगुलेशन बड़ी तेजी से चेंज हो जाते हैं। अगर तेजी से चेंज हो रहे हैं तो हमको भी तेजी से अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। दोस्तों, ये हमारे जीवन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक होनी चाहिए। ये हमारी फैमिली की फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए बहुत ही जरूरी है, बहुत ही आवश्यक है। मैं जानकर हैरान होता हूं कि विश्व की 10-20% आबादी इंडिया में निवास करती है, लेकिन उसमें से 76% लोग फाइनेंशियली इलिटरेट हैं। अगर इसको मैं सरल शब्दों में कहूं, 100 में केवल 24 वयस्क ही फाइनेंशियल लिटरेसी को समझ पाते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट लाइक कंपाउंडिंग, चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या है, लाइक पैसे के समय का मूल्य हम नहीं समझते, इन्फ्लेशन क्या होती है, महंगाई क्या है, न्यूमरेसी क्या है, गणना कौशल हम नहीं जानते हैं, मनी इल्यूजन, धन की मोह माया, इसमें हम भ्रमित हो जाते हैं। हमको यही नहीं मालूम है। क्या आपको मालूम है अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए कौन सा विकल्प सबसे अच्छा होता है? कौन सा इंस्ट्रूमेंट में आप करें जिससे अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकते हैं? आपने क्या कभी सोचा है कि इंडिमेंटिव बेनिफिट मेडिक्लेम पॉलिसी में क्या डिफरेंस होता है? कि आपने कभी सोचा है कि लाइफ इंश्योरेंस में टर्म प्लान, मनी बैक, एंडोनमेंट, यूलिप प्लान तरीके होते हैं, उन सब में क्या अंतर होता है? कभी आपने सोचा है? क्या आपने कभी ये भी सोचा है कि जब आप लोन लेने जाते हैं तो रिड्यूसिंग और फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या अंतर होता है? कभी आपने सोचा है कि आपके क्रेडिट कार्ड पे जो पीनल इंटरेस्ट लग रहा है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है? अंत में दोस्तों, मैं आपको अगर सिंपल सा उदाहरण दूं
कि आप बैंक में 8% पे 1 लाख रुपए 10 साल के लिए ब्याज जमा कर डिपॉजिट करिए, सेम बैंक उसी बैंक से ही सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 8% के हिसाब से 10 साल में आप लोन लीजिए, किसमें आपको ज्यादा बेनिफिट होगा? आपने कभी सोचा है? क्या आपके पास आपकी सभी वित्तीय समस्याओं का समाधान है? अगर आप इन सब का संतोषजनक उत्तर नहीं दे पा रहे हैं तो ये खतरे की घंटी है दोस्तों कि अब आप फाइनेंशियली लिटरेट होइए। ऐसा हमने सुना है, नॉलेज इज पावर, शिक्षा में बड़ी शक्ति होती है। सोचिए दोस्तों, जब शिक्षा में इतनी शक्ति होती है, अगर हमने फाइनेंशियल लिटरेसी हासिल कर ली तो हम कितने शक्तिशाली हो जाएंगे। दोस्तों, फाइनेंशियल लिटरेसी धन से अधिक मूल्यवान है, क्योंकि ये हमें निवेश, बचत, बीमा, ऋण का प्रबंधन, घर खरीदने में, बच्चे की शिक्षा में या रिटायरमेंट प्लानिंग में, हमें उचित निर्णय लेने में, उचित फाइनेंशियल डिसीजन लेने में, करेक्ट फाइनेंशियल डिसीजन लेने में सहायता प्रदान करती है। दोस्तों, एक ऐसी पीढ़ी रिटायर होने जा रही है जिसके पास कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है, पेंशन नहीं है, फिर भी हम जागरूक नहीं हैं। हम जागरूक क्यों नहीं हैं? हम क्यों नहीं होना चाहते? क्योंकि हमने आसपास या अपने परिवार में उन लोगों को देखा है जो गवर्नमेंट से पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, और उनके लिए रिटायरमेंट का मतलब केवल लोगों से मिलना जुलना, घूमना, मौज मस्ती करना है। लेकिन हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारा क्या होगा, क्योंकि हमारे पास तो पेंशन ही नहीं है। हमारा रिटायरमेंट में क्या होगा, हम सोच ही नहीं रहे हैं। तो अच्छी वित्तीय शिक्षा में क्या देती है? ये हमें कॉन्फिडेंस प्रदान करती है, हमें विश्वास आता है। जब हमारे पास एक विश्वास आ जाएगा गुड फाइनेंशियल लिटरेसी के कारण, तो हम अपने पैसे पे नियंत्रण प्राप्त कर लेंगे। जब हम नियंत्रण प्राप्त कर लेंगे तो हम उन चीजों पे फोकस कर सकते हैं जिससे हम पैसे के द्वारा नहीं खरीद सकते। अब पैसे के द्वारा हम क्या नहीं खरीद सकते? वो हेल्थ है, हॉबी है, जो हम अपने जब हम काम कर रहे थे तो हम नहीं कर पाए। अब हमको कोई समाज सेवा करनी है या कोई एनजीओ चलाना है, कुछ भी हम कर सकते हैं। या हम अपने दोस्तों से जो हम टाइम नहीं दे पाए उनके साथ हम बात कर सकते हैं। दोस्तों, ये बड़े अफसोस की बात है कि हम 21वीं सदी के साक्षर हैं, लेकिन वित्तीय साक्षरता के बारे में अधिकांशतः हम अनपढ़ हैं। जैसे ताजी हवा में सांस लेना हमें अच्छी अनुभूति कराती है, वैसे ही अगर हम वित्तीय साक्षर हो जाएंगे तो हम अपने पैसे पे उसी तरह आसानी से नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। चौथा आसान तरीका है कोच के साथ काम करना। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि पर्सनल फिटनेस इंडस्ट्री वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री क्यों है वर्ल्ड में? चाहे वो वर्ल्ड हो चाहे इंडिया हो। बहुत सरल है। हम ये जानते हैं कि वजन कम करना बहुत सरल है। इसका सिंपल सा समाधान है, जितना आप अंदर खाइए, जितना आप खाइए उससे ज्यादा खर्च करिए, उससे ज्यादा मेहनत करिए। लेकिन दोस्तों, ये सिद्धांत में तो बहुत आसान है, थ्योरी में बहुत सरल है, लेकिन व्यवहार में जब इसको प्रैक्टिकल वे में इम्प्लीमेंट करने जाते हैं तो बहुत कठिन हो जाता है। यह बहुत आसान है कि सुरक्षित रूम में हम गूगल पे देख सकते हैं कि डंबलिंग कैसे करें, 10 किलोमीटर कैसे दौड़ें, कैसे करें। लेकिन फिर भी हम पर्सनल फिटनेस ट्रेनर क्यों हायर करते हैं, उसको फी देते हैं। अगर इतना ही आसान होता तो हम यूट्यूब पे, गूगल पे देख के अपना वजन कम कर सकते, लेकिन हम नहीं कर पाते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। हमारे पास पैसा तो है, समय नहीं है। समय की बहुत बड़ी उपयोगिता है। जैसे हम फिटनेस के लिए जिम ट्रेनर हायर करते हैं या पर्सनल फिटनेस ट्रेनर हायर करते हैं, वैसे ही अपने पैसे के नियंत्रण के लिए हमको फाइनेंशियल कोच हायर करना चाहिए। आइए उससे पहले मैं आपको बताऊं कि क्या होता है। उसके पहले एक पुरानी कहावत है, जैसे गुरु के बिना ज्ञान संभव नहीं है, वैसे एक अच्छे फाइनेंशियल कोच की मदद के बिना हम अपने पैसे पर पूर्ण नियंत्रण कभी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। आइए देखते हैं ट्रेनर का, कोच का रोल क्या होता है। उसका 3 जगह रोल होता है। एक्सपर्टीज होती है, रिव्यू करता है, करेक्ट करता है। इसको हम एक सिंपल उदाहरण के द्वारा समझते हैं कि वजन कैसे कम करने में ट्रेनर हमारी हेल्प करता है।
ट्रेनर हमारी आचार विचार को देखता है, सुनता है, समझता है, बॉडी देखता है, कितना वजन है नहीं है। वो हमसे पूछता है आप क्या करते हो, कितने समोसे खाते हो, कितनी कोल्ड ड्रिंक पीते हो। फिर हमको एक प्लान ऑफ एक्शन अपने एक्सपीरियंस के द्वारा, जो भी उसका पुराना एक्सपीरियंस होता है, वो प्लान ऑफ एक्शन आपको लिख देता है। आप ये करो, आप इतने दौड़ो, इसको प्रोग्राम को फॉलो करो, फिर मैं 15 दिन बाद आपसे बात करूंगा। 15 दिन बाद वो देखता है वजन घटा नहीं घटा, घटा है तो कितना, या फिर वो आपसे पूछता भी है आपने क्या क्या खाया था, कैसे कैसे किया था। फिर उसमें वो चेंजेस करता है, मतलब उसमें करेक्शन करता है। उसी प्रकार जो बिहेवियरल रिस्क होता है, फाइनेंशियल कोच हमारी पैसे को साइकोलॉजी को समझता है, हमको उसी प्रकार गाइड करता है। तो हमको बहुत जरूरी है, वो हमको ये भी बताता है कि आप अपनी लाइफ के अनसर्टेनिटी को इंश्योरेंस के द्वारा कैसे दूर करिए। लेकिन जो फाइनेंशियल कोच है वो हमारे बिहेवियर, हमारी जोखिम है उसको दूर करने में मदद करता है। आइए हम 5वें और सरल उपाय की तरफ चलते हैं, वो है माइंडसेट। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, माइंडसेट मैटर करता है। हम चाहे कितनी भी वित्तीय साक्षरता हासिल कर लें, कितने भी रिस्क अनसर्टेनिटी के कॉन्सेप्ट समझ लें, कितना भी अपने कंफर्मेशन बायस पे काम कर लें, लेकिन या कितने भी हम फाइनेंशियल कोच की मदद ले लें, कितना भी ले लें, कितना भी उससे हम अपनी ट्रेनिंग ले लें, लेकिन असली परीक्षा क्राइसिस में होती है। अब क्राइसिस में हम कैसे डिसीजन लेंगे ये पूरा डिपेंड करेगा कि हमारा उसमें माइंडसेट कैसा है। दोस्तों, हमको समझना होगा कि सफलता आसानी से नहीं आती है। अगर आसानी से नहीं आती तो इसका मतलब ये नहीं कि ये कठिन नहीं है। अगर कोई काम कठिन है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं नहीं कर सकता या ये नहीं किया जा सकता। अगर आप दृढ़ निश्चय के साथ निरंतर प्रयास के द्वारा, निरंतर कंटिन्यूअस परसिस्टेंसी के द्वारा कोई भी काम किया जाए तो आप सफल हो जाएंगे। चाहे वो निवेश हो, चाहे वो फिटनेस गोल हो, या कुछ भी हो आपकी जिंदगी में। जब क्राइसिस आती है तो हमें नुकसान होता है। जब हमें नुकसान होता है तो हर तरह के इन्वेस्टर, हर तरह के निवेशक डिफरेंट रिएक्शन देते हैं। आइए हम इसको कोरोना क्राइसिस से समझते हैं। मार्च में जब कोरोना क्राइसिस के कारण मार्केट में 40 से 45% की गिरावट आई तो हर तरह के इन्वेस्टर ने अलग अलग तरह के रिएक्शन दिए। कुछ इन्वेस्टर ऐसे थे जिन्होंने सोचा अरे मुझे तो 45% का लॉस हो गया, इससे अच्छा तो मैं एफडी में पैसे रखता तो मेरा फायदा होता। लेकिन ऐसे लोग फिक्स्ड माइंडसेट के लोग होते हैं जो उसके पीछे की संभावनाओं को, उसके पीछे के कारणों पे एनालिसिस नहीं करते, निरंतर मनन चिंतन नहीं करते हैं। कुछ ऐसे भी इन्वेस्टर होते हैं जो ग्रोथ माइंडसेट के होते हैं। ग्रोथ माइंडसेट से जाने से पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। 90 के दशक में, जैसे छोटे शहर से मैं आता हूँ, वहां मैं देखता था लाइट चली जाती थी। जब लाइट जाती थी तो हम पड़ोसी के घर पे जाके पूछते थे तुम्हारी तो लाइट नहीं गई है। अगर उसकी भी लाइट नहीं जाती थी तो हमको क्या लगता था, हम बड़े दुखी होते थे, हम बड़े निराश होते थे। लेकिन जब हमको ये मालूम चलता था कि उसकी लाइट भी गई है तो हमको ये मालूम था अगर मेरी लाइट गई है, हमारे पड़ोसी की लाइट गई है तो लाइट जल्दी आएगी। उसी प्रकार जो ग्रोथ माइंडसेट का लोग बंदे होते हैं, जो ग्रोथ माइंडसेट के इन्वेस्टर होते हैं, वो इसको कोरोना क्राइसिस को इस तरह देखते हैं। कोरोना क्राइसिस हुई है, मार्केट गिरी है। मार्केट गिरी है क्यों? क्योंकि कोरोना क्राइसिस के कारण इकोनॉमी में कोई मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी नहीं होगी, लोग पैसे नहीं खर्च नहीं करेंगे तो मार्केट गिर गई है। लेकिन वो ये भी जानते हैं जब पूरी दुनिया की बत्ती एक साथ गई है तो जल्दी आएगी। तो इसका यहाँ संदर्भ ये है, जब पूरी दुनिया में कोरोना क्राइसिस के कारण जो मंदी आई है, जैसे ही इसका टीका आएगा या इसकी दवा आएगी तो जब मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी शुरू हो जाएगी, जब वो शुरू हो जाएगी तो मार्केट दोबारा ऊपर हो जाएंगे। तो वो उसमें इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, बने रहते हैं। वो रिडीम बटन नहीं प्रेस करते, रिडीम बटन, बल्कि वो उसमें और पैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं क्योंकि वो अनसर्टेनिटी भी है, ग्रोथ माइंडसेट है, वो अच्छा रिटर्न बनाते हैं। दोस्तों, अंत में यही कहना चाहता हूं कि निवेश करना सीखना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हाँ, ये मैं एक्सेप्ट करता हूं कि इस स्किल को सीखने में थोड़ा सा टाइम लगता है,
लेकिन इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन से एसेट क्लास में निवेश कर रहे हैं। आप एफडी में कर रहे हैं, इंश्योरेंस में कर रहे हैं, प्रॉपर्टी में कर रहे हैं कि गोल्ड में कर रहे हैं। महत्वपूर्ण यह है कि जो आपने निवेश का निर्णय किया है जिस भी एसेट क्लास में, उसमें आप पूर्णतः सेटिस्फाइड रहे। चाहे जो भी परिस्थितियां हैं, हमारा विश्वास डगमगाना नहीं चाहिए। हमें ऐसा सोचना चाहिए कि मैं जिस पे भी निवेश करने जा रहा हूं या मेरे लिए सबसे अच्छा निवेश है। मुझे मालूम है कि मैंने किस लिए निवेश किया है और वो कौन सी चीजें हैं जिसके लिए मैंने समझौता किया है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, समझौता तो अपने हम स्पाउस के साथ भी करते हैं। मैं आशा करता हूं कि ये 5 सरल तरीके अपनाकर आप समझ पाएंगे कि आप अपने पैसे पर कैसे नियंत्रण कर सकते हैं। आपने क्या निवेश किया था, किस लिए निवेश किया था और उसके लिए आपने क्या समझौता किया था। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो आप वीडियो लाइक बटन को प्रेस करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, जिससे मेरे चैनल की अपडेट मिलती रहे। और हाँ दोस्तों, कि आप अपने दोस्तों और रिलेटिव को जरूर इस वीडियो का लिंक शेयर करिएगा, जिससे वो लाभान्वित हो सके। धन्यवाद।